आज हम लोग 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 5 का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और प्रतिस्थापना। आपको पता है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद भारत में लगभग 50 सालों तक, लगभग 50 से 55 सालों तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही केंद्रीय सत्ता में रही। तो हम आज पढ़ेंगे कि कांग्रेस की प्रणाली किस प्रकार से काम करती थी और कांग्रेस की प्रणाली में किस प्रकार की समस्याएं थी। आपको पता है कांग्रेस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ने की थी और इसके बाद से कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में एक प्रबल भूमिका निभाती रही और महात्मा गांधी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा एज मिला। एज का मतलब हो गया उनको बहुत ज़्यादा सहानुभूति भी मिली और उनको बढ़त भी मिली। मैं पढ़ रहा हूँ 1964 के मई महीने में नेहरू जी की मृत्यु हो गई और वे पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेशे लगाए जा रहे थे, क्योंकि नेहरू जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी और लोगों के मन में अंदेशा था कि नेहरू जी के बाद कौन। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में ये हवा बड़ी तेज़ी से फैली कि नेहरू जी के बाद से उनकी पुत्री इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रधानमंत्री बनने लायक है, क्योंकि उस समय पे भारतीय लोगों को विदेशी दौरों का बहुत ही कम अनुभव था। भारतीय लोगों को विदेशी दौरों का बहुत ही कम अनुभव था। लेकिन नेहरू जी की मृत्यु के बाद से तुरंत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई और उसके बाद से नेहरू के बाद सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने 1930 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार भी संभाला और 1951 से लेकर 1956 तक मंत्री भी रहे और रेल दुर्घटना के बाद से रेल मंत्री भी रहे और रेल दुर्घटना की जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने अपने जो कई बार घटनाएं हुई तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1957 से 64 के बीच में भी वे मंत्री बने रहे। उन्होंने अपना एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री इस देश के लिए एक बहुत बड़े आइडियल थे। आइडियल का मतलब एक राजनेता जो सीधे कैरेक्टर का था, उनके चरित्र पे कोई भी दाग नहीं है, उनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लोगों को पता है। उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। आगे पढ़ता हूँ मैं। नेहरू के उत्तराधिकार का सवाल इतनी आसानी से हल कर दिया गया कि आलोचकों को लगा कि भाई हम लोग तो ठगा गए। क्यों? क्योंकि भाई नेहरू के बाद से लोगों को आमतौर पर लग रहा था, क्योंकि कांग्रेस की प्रणाली ऐसी थी कि उसमें वंशाधिकार चलता था। मतलब कि मोतीलाल नेहरू के पुत्र नेहरू जी, नेहरू के पुत्री इंदिरा गांधी, इस तरीके से एक सिस्टम बना हुआ था, लेकिन वो सिस्टम भी काम नहीं आया। और जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये पाया कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनके खिलाफ हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उनके अंदर बहुत सारे जो नेता हैं उनके खिलाफ हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी सादगी से और अपनी सिद्धांत की नीति से बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ वापस कर लिया। 1964 से 1966 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन दिनों में उन्होंने बड़े काम किए। छोटी सी अवधि होती है, लगभग 2 साल 1.5 साल की अवधि थी उनकी, और उसके बाद से 1966 में उनकी ताशकंद समझौते के बाद से मृत्यु हो गई थी। और भारत और चीन के बीच में कुछ तनाव थे, क्योंकि 1962 की लड़ाई जो था भारत चीन से हार गया था और 1965 की जो लड़ाई थी वो भारत को पाकिस्तान से लड़ना पड़ा और भारत पाकिस्तान से वो युद्ध जीतता है। ठीक है, और उसी युद्ध में आप अपनी बुक में देखेंगे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि
65 के युद्ध में भारत की जो आर्मी थी वो लाहौर तक भी पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री पद पर शास्त्री जी ने बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। अब उनका देहांत किस घटना में हुआ, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, ये एक सर्च का विषय है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से देश में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो गई, क्योंकि वो उस समय के पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान से बातचीत करने और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे। यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में, भारत में नहीं हुई, ताशकंद में हुई। और वो गए कहाँ पे थे? गए थे वो समझौता कराने के लिए, ठीक है। किससे समझौता करने गए थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान से। शास्त्री के बाद से इंदिरा गांधी, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो उस समय पे लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा था, और वो ऑप्शन था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हटा दिया और उन्होंने कांग्रेस के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हटाया और कांग्रेस पार्टी के 2/3 से ज़्यादा लोगों ने उनको अपना मत दिया। इसके बाद से शांतिपूर्ण ढंग से ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया गया। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है। अब प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है तो भाई इसलिए एक जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को क्या कहते थे? सिंडिकेट कहते थे। उस ग्रुप को क्या कहते थे? सिंडिकेट कहते थे। और सिंडिकेट में बड़े नेता थे और उनको इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कांग्रेस ने सिर्फ इसीलिए बनाया था कि भाई वो सिंडिकेट के इशारों पर ही काम करेंगी। फिर बाद में सिंडिकेट के साथ भी इनकी अनबन हुई, वो हम आगे पढ़ेंगे। चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ और 1967 में चौथा आम चुनाव के बाद से देश में बड़े बदलाव आए, ठीक है। देश में आर्थिक विकास की गति जो थी वो काफ़ी धीरे पड़ चुकी थी और लोगों को बहुत सारी चीज़ों की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें से खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी और देश के अंदर दयनीय आर्थिक स्थिति, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई थी। और कई बार ऐसा होने लगा कि जो कंपनियां थीं और जो मिल थीं वो बंद रहने लगे, कंपनी और मिल बंद रहने लगे और लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई अब इस देश में बहुत विकट परिस्थिति आ गई है। तो इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था और इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि भाई गरीबी हटाओ, ठीक है। और इंदिरा गांधी एक लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पे विराजमान रही। फिर एक समय आया जब गैर कांग्रेसवाद शुरू हो गया। अब गैर कांग्रेसवाद क्या होता था? गैर कांग्रेसवाद का मतलब है कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य पार्टियां। अब जब 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा था, तो आपातकाल के बाद से इंदिरा गांधी की छवि थोड़ी खराब हुई और फिर जब 1976 में, अक्टूबर 1976 में जब आपातकाल हटा, तो उसके बाद से जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में जो दूसरी विरोधी दल थे वो जीत गए थे, लेकिन वो विरोधी दल बहुत सारे गुटों को मिलाकर के बने हुए थे, तो उनकी सरकार भी 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाई। और फिर 1980 में चुनाव हुए और फिर 1980 के चुनाव में फिर इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत मिला और 1984 में अक्टूबर में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। आगे गैर कांग्रेसवाद के बाद से एक समस्या ये आ गई कि भाई गठबंधन की सरकारें बनने लगी। मैंने अभी आपको बताया कि कांग्रेस एक मजबूत प्रणाली थी और कांग्रेस पार्टी के सामने
उस समय राजनीतिक दल के रूप में भारत की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भारत की जनता के मस्तिष्क में ये बात अच्छे तरह से डाली गई थी कि कांग्रेस पार्टी ने भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गठबंधन की सरकारें चलीं और गठबंधन की सरकारें केंद्रीय सत्ता में रहने लायक नहीं रहीं। फिर क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया। अब क्षेत्रीय दल, हर एक राज्य के अपने अपने अलग अलग दल बनने लगे और उन दलों से विकास की राजनीति शुरू होने लगी। ठीक है, अब क्षेत्र के अपने अलग मुद्दे होते हैं और राज्य के अपने अलग मुद्दे होते हैं और राष्ट्र के अपने अलग मुद्दे होते हैं। इन सारे अलग अलग मुद्दों के बारे में चर्चाएं जो थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। कांग्रेस में विभाजन हुआ, भाई आपको आज भी दिखता है और उस समय पे भी था। कांग्रेस पार्टी जब जब देश की केंद्रीय सत्ता में नहीं रहती है तब तब कांग्रेस पार्टी का बिखराव होता है। तो उस समय पे पहला टकराव हुआ था इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में। इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट की कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला था राष्ट्रपति पद की बात। राष्ट्रपति पद, सिंडिकेट ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो था वो एन संजीव रेड्डी को लगाया था। ठीक है, एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वी गिरी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया अपनी तरफ से और अंत में इंदिरा गांधी की बात मानी गई और वी गिरी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। तो सिंडिकेट में और इंदिरा गांधी में एक अनबन चल रही थी और इस अनबन के बाद से सिंडिकेट के कई नेताओं ने अपने आप को इंदिरा गांधी से अलग कर लिया। ठीक, कांग्रेस पार्टी को आधिकारिक उम्मीदवार से की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया था और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी ही पार्टी असली कांग्रेस है, भाई सिंडिकेट से इनकी बनी नहीं है ना। अभी आपको मैंने बताया सिंडिकेट चाहता था संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना, इंदिरा गांधी चाहती थी वी गिरी को राष्ट्रपति बनाना। तो सिंडिकेट की बात तो मानी नहीं गई। बात किसकी मानी गई? बात मानी गई इंदिरा गांधी की और इंदिरा गांधी के कहने के अनुसार वी गिरी भारत के राष्ट्रपति बन गए। तो जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को निकाल दिया अपने में से। तो भाई प्रधानमंत्री थी तो कांग्रेस पार्टी ने निकाला। तो फिर जब वो हट गई वहाँ से तो उन्होंने कहा कि मैं जिस पार्टी में हूँ वही असली कांग्रेस है। तो इसीलिए कांग्रेस आई। ठीक है, कांग्रेस आई का मतलब इंदिरा, कांग्रेस आई का मतलब इंदिरा। और उन दिनों एक नारा बहुत ज़्यादा फेमस था, इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें चली। फिर कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक नई कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस। नई कांग्रेस का मतलब है जो इंदिरा गांधी वाली थी और दूसरी कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस जो थी सिंडिकेट की थी। फिर इसके बाद से 1971 में आम चुनाव हुए और कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली जो थी एक इस प्रकार की प्रणाली थी जिसमें लोकतंत्र की बहुत ही कम गुंजाइश थी। अर्थात उसमें क्या था, 1971 के युद्ध के बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कांग्रेस प्रणाली के बारे में ही। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश कहलाता है, तो पूर्वी पाकिस्तान से कई लोगों का पलायन भारत में होना शुरू हो गया। और भारत में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1960-70 के दशक में खाने पीने की कमी थी और उद्योग धंधे और डेली हड़ताल, इस तरीके की परिस्थिति बनी रहती थी। तो उस समय पे लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि भाई बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में आए। तो भाई क्योंकि वो लोग एक अलग भाषा बोलते थे और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान में एक अलग भाषा बोली जाती थी और पश्चिमी पाकिस्तान में अलग भाषा बोली जाती थी। तो उन लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने या फिर आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उस अत्याचार से बचने के लिए वो भारत में आने लगे और फिर भारत को जब ये समस्या लगने लगी तो भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और फिर बांग्लादेश को 26 मार्च 1971 को आज़ाद कराया। अभी ही
बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस था उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए थे। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल करके। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली में एक गजब की बात थी, जो भी स्ट्रगल करते थे देश के लोग, उन स्ट्रगल्स को वो दबाने में बड़े माहिर थे। जो भी आंदोलन होंगे उन आंदोलनों को दबा लेने में बड़े माहिर थे। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी और जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ गई और विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश और तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। भाई कांग्रेस को ऐसा लगने लगा कि भाई सत्ता तो अब हमारी ही है, क्योंकि इतने समय बीत गए और सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो कांग्रेस को लगने लगा कि सत्ता तो सिर्फ हमारी ही है। लेकिन जो बेसिक मुद्दे थे, आर्थिक विकास करना, रोजगार देना, गरीबी हटाना, इन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो इसीलिए विपक्षी पार्टियां सारी एकत्रित हो गईं और विपक्षी पार्टियों के एकत्रित होने के बाद से कांग्रेस प्रणाली का धीरे धीरे समापन शुरू हो गया। और कांग्रेस प्रणाली के समापन में सबसे बड़ी जो गलती थी कांग्रेस पार्टी की, वो गलती थी धारा 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत उन्होंने देश में आपातकाल लगाया। आप देखेंगे चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, समरी मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन अब मैं उसके आगे कुछ और बातें आपको बता रहा हूँ। धारा 352 के तहत जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1975 को, आप देखेंगे उसके बाद से जब इमरजेंसी हटी, तो इमरजेंसी हटने के तुरंत बाद भारत में विपक्षी दलों की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, और फिर जनता पार्टी की सरकार गठबंधन की सरकार थी और वो गठबंधन की सरकार ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस की पहली बार सरकार हटी भारत देश में। कांग्रेस की पहली बार सरकार कब हटी? 1977 के आम चुनावों में। फिर उसके बाद से 1980 में फिर कांग्रेस आई, फिर 84 में फिर कांग्रेस आई, और फिर धीरे धीरे लोगों का जो विश्वास था कांग्रेस में वो कम होने लगा, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही कहती आ रही थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हालांकि भारत में गरीबों की संख्या अब कुछ कम है, लेकिन इसमें पूरी तरह से क्रेडिट कांग्रेस को नहीं जाता है। फिर बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और आरएसएस से निकली हुई पार्टी थी, जिसका पहले से ही मजबूत देश की जनता के बीच में समर्थन था। ठीक है, आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, तो इसका पहले से ही जन आधार था, यानी कि लोगों के बीच में इसकी पॉपुलैरिटी थी। और इसकी पॉपुलैरिटी बाद में 1990 और 92 और 1990 के दशक में इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना सक्रिय भूमिका निभाई और सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। खत्म करते हैं।